जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, और ये हर एक बच्चों के लिए काम आने वाली है। कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह और आरएच फैक्टर। बात करेंगे कि आरएच फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी और आरएच फैक्टर घातक क्यों है, उसकी बात करेंगे। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करेंगे, और सबसे ज्यादा काम आने वाला ब्लड ग्रुप क्या है उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे हम कहां चलेंगे, आरएच फैक्टर पे चलेंगे। और इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूं बेटा आपके लिए कि फिलहाल इंटरनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, और जैसे ही ट्रेंड आता है इंडियन लोग जो है वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और इंडियन लोग जब उसके पीछे पीछे जाते हैं तो उसको भेड़ चाल के रूप में संबोधित कर दिया। यानी एक बार किसने किया तो सारे के सारे करने लग जाते हैं, नहीं भी आता है तो पूछ पाछ के कर लेते हैं, तूने कैसे किया, तूने कैसे किया, तूने कैसे किया। तो मैं उन लोगों को एक बात कहूंगा कि अगर नॉलेज ना हो तो उसके अंदर घुसो मत, क्योंकि कई बार वो ट्रेंड जो है आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। और ऐसा ही उल्टा पड़ा एक लड़की के ऊपर जिसने इंस्टाग्राम पे अपनी बात बताई। उसने फुल स्लीव्स के अंदर अपनी फोटो डाली थी और उसे साड़ी वाले फोटो के अंदर जनरेट किया, और जब उसने जनरेट किया तो कट स्लीव के अंदर उसकी क्या आई, फोटो आई, और उसके अंदर एक ब्लैक मोल दिख रहा था जो एक्चुअली उसकी बॉडी पे था। तो बात यह आती है कि जब उसने फुल स्लीव्स में डाली तो वो ब्लैक होल एआई को कैसे दिखा। और ये ट्रेंड आपने देखा होगा कि जो साड़ी पहना सकता है वो साड़ी उतार भी सकता है। ये एक्चुअली बात सही है, क्योंकि जब आप फोटो डाल रहे हो तो एआई जो है उसको चेक करता है। और मैं कहूं कि आपकी जो एआई की जैसे आपने जेमिनी के अंदर फोटो डाली, जेमिनी और गूगल फोटोज दोनों एक है, ये मान के चलो। जेमिनी भी गूगल का है और गूगल फोटोज भी जेमिनी का है, तो दोनों ऐसे कैसे मिक्स होता है। और जब मिक्स होता है ना तो वो एकदम विथ डिटेल चीज करते हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो एक बार जाकर देखना, केवल आप अपने फेस की फोटो डाल के रिवल करना, केवल फेस की फोटो, और उसको बोलना मेरी फुल बॉडी लेंथ, यानी पूरी की पूरी बॉडी की फोटो बना दो। आप कहीं भी ले जाकर कोई भी एक जगह डालना, वो बना देगा। और एक्चुअली में आप देखोगे आपने केवल फेस डाला था, वो आपकी पूरी बॉडी की बॉडी डाल देगा। तो इसलिए एआई ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि आप अपने प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ करते फिरो। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन इतना मत करो कि आप भूल ही जाओ कि एआई के चक्कर में कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी प्राइवेसी होती है, और हम इस प्राइवेसी के चक्कर में लूटपाट ना बने। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप, जहां हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है बेटा रक्त आदान में। किसमें पड़ती है, रक्त आदान पड़ती है, या मैं कहूं कि ब्लड को डोनेट करने के लिए हमें रक्त आदान की ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है। अब ये क्यों पड़ती है, उसका रीजन ये है कि हमारे शरीर में दो प्रकार के एंटीजन होते हैं और दो प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। ये आपस में क्रॉस ना कर जाए, इसलिए हमें ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है। अच्छा, आधान क्यों करना पड़ता है, तो हमें पता है कि जब हमें चोट लग जाती है, तो हमारे शरीर से बहुत सारा खून बह जाता है। या मैं कहूंगी जब कुछ शल्य चिकित्सा होती है, ऑपरेट होते हैं, और उस समय हमारा ब्लड निकल जाता है, तो हमें फिर शरीर के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। और इस ब्लड की आवश्यकता के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ब्लड ग्रुप की। क्योंकि अगर हम ऐसे ही किसी का भी ब्लड चढ़ा देंगे तो शरीर के अंदर एगुलेशन हो जाएगा, और ये एगुलेशन आगे जाकर के क्लोट का रूप ले लेता है, और फिर ब्लड का आदान प्रदान या ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ी, ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ी। अब सुनो, ये जो ब्लड ग्रुप है, ये हमारा जो ब्लड ग्रुप है, इसकी बात करें तो हमारे पास में बेसिकली 3 ब्लड ग्रुप थे, लेकिन विथ डिटेल आगे चले तो 4 ब्लड ग्रुप निकले। ए निकला, बी निकला, ओ निकला और ए बी निकला। अब ए बी और ए बी की बात करें तो इन तीनों ब्लड ग्रुप को खोजने वाला एक इंसान था, इसको खोजने वाला एक इंसान था। अगर इसकी बात करें, ए बी ओ की बात करें, तो इसे कोल लैंड स्टीनर ने खोजा। किसने खोजा, कोल लैंड स्टीनर ने खोजा। वही एबी की बात करें तो एबी के लिए हम 2 वैज्ञानिकों को शामिल करेंगे बेटा। एक तो हम शामिल कर रहे हैं डिकास्टेलो को, और एक शामिल हम कर रहे हैं स्टर्ली को। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने एबी ब्लड ग्रुप की खोज की। कहीं ना कहीं आपको ओ के साथ में भी ये नाम दिख जाएगा।
तो किताबों में कई सारा मिक्सअप बना हुआ है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? डिकास्टिलो व स्टर्लिन ने। बाटा किसके आधार पे था? तो हमारे पास में एक आरबीसी होती है, आरबीसी में एंटीजन होते हैं, आरबीसी में क्या है? एंटीजन है, और एक हमारे पास एंटीबॉडी होती है, और वो एंटीबॉडी जो है बेटा वो हमारे पास में किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीबॉडी किस में पाई जाएगी? प्लाज्मा में। एंटीजन किस में पाया जाएगा? आरबीसी में। अब एंटीजन की बात करूं तो एंटीजन जो होता है कैपिटल ए और कैपिटल बी, दो प्रकार के एंटीजन है, अलग अलग है, एक ए है और एक बी है। भाई एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी भी दो है, एक ए है और एक बी है, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब ये किस प्रकार से ब्लड ग्रुपों के साथ में एडजस्ट होती है? ए के साथ में कौन सी होगी, बी के साथ में कौन सी होगी, ओ के साथ में कौन सी होगी, ए बी के साथ में कौन सी होगी? तो उसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, उसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं बेटा, और सबसे पहले हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ब्लड ग्रुप। उसके बाद में लिखते हैं एंटीजन इन आरबीसी, एंटीजन इन आरबीसी, यानी आरबीसी में एंटीजन की बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं हम एंटीबॉडी, दूसरी बात करते हैं एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है उसकी बात। तो ब्लड ग्रुप चार होते हैं, तो पहले चारों को लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, ए बी लिख लो और ओ लिख लो। क्लियर बात है? अब अगर एंटीजन की बात करें तो आरबीसी के अंदर जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसी के समान ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन पाया जाता है। बी की बात करें तो बी एंटीजन पाया जाता है। ए बी की बात करें तो दोनों है तो ए व बी एंटीजन पाया जाता है। ओ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अनुपस्थित, एब्सेंट होता है, यहां एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसका मेन रीजन क्या है उसकी बात करूंगा, लेकिन पहले इतना समझो कि आरबीसी एंटीजन नहीं पाया जाता वो ब्लड ग्रुप में। जब एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी जो होती है ना अलग अलग पाई जाती है, विपरीत पाई जाती है, यानी कि यहां ए है तो यहां पर क्या पाया जाएगा? बी एंटीबॉडी। यहां पर बी एंटीजन है तो यहां पर ए एंटीबॉडी। अब यहां पे ए व बी है तो दोनों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों पाए जाएंगे तो एगुलेशन होगा, और एगुलेशन होगा तो क्लोट जम जाएगा, क्लोट जम जाएगा तो ब्लड आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम यहां कहेंगे यहां पर एंटीबॉडी क्या है बेटा? अनुपस्थित। क्या है? अनुपस्थित। अब यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ए भी पाई जाती है और बी भी पाई जाती है। इन दोनों का क्रॉस ना हो इसलिए एंटीबॉडी एंटीजन को क्या किया जाता है? खाली किया जाता है। इसीलिए कभी भी याद रखना ए बी के साथ में ओ का नहीं होता है, वही खत्म हो जाता है। अगर एक पेरेंट्स की बात करें तो पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और मां का ब्लड ग्रुप ए है, तो दोनों के अंदर जब क्रॉस होगा ना तो वहां ओ कभी नहीं आएगा। या हम बात करें ए बी है और मां का क्या है? ओ है, तो जब क्रॉस होगा तो भी ओ नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि ओ बहुत दूरी बना लेता है ए बी के साथ में। अच्छा, इसी टेबल को अगर मैं समझू, इसी को मैं समझू दाता रक्त समूह के आधार पर समझे, हमने दो टेबल और बनानी है। हमने बनाई एक तो दाता रक्त समूह, दाता रक्त समूह बनाए हमने, यानी कि जो ब्लड डोनेट कर सकता है। एक हम बढ़ा रहे हैं बेटा ग्राही रक्त समूह, एक हम बढ़ा रहे हैं ग्राही रक्त समूह, यानी कि जो ले सकता है, यानी कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। तो समझो दाता रक्त समूह ए है, इधर इधर ए बी है तो इधर ओ है। तो हम बात करें एक किसको दे सकता है? ए किसको दे सकता है बेटा? ए को दे सकता है। ए किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। ए किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। अच्छा, बी किसको दे सकता है? बी बी को देगा, बी ए बी को भी देगा। अच्छा, ए बी किसको देगा? ये खुद को ही देगा और किसी को नहीं देगा। ओ किसको देगा? वो ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा और ओ को देगा। तो ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, ओ को भी दे रहा है, और सभी में आप देखोगे ए बी काउंट हो रहा है। तो यहां देखो, यहां देखो मैंने एक कॉलम बनाया सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसिप्टर, यानी जो सभी से ले सकता है। तो सभी से ले सकने वाला कौन है बेटा? सभी से ले सकने वाला कौन है? ए बी है। अगर मैं यहां पे दूसरा पॉइंट बनाऊं सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता, तो हम बात करेंगे यहां पे ओ होता है, क्योंकि ओ सभी को दे रहा है अपने पास। तो याद रखना यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? ए बी। और अगर हम बात करें रियर केसेस में, अगर हॉस्पिटल में गए, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहुत सारा बाहर निकल गया, ब्लड ग्रुप जांचने का टाइम नहीं है हमारे पास में, तो उस कंडीशन में हम कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं? तो याद रखना उस कंडीशन में ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ा सकते हैं। कौन सा चढ़ा सकते हैं? ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ा सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। तो ये हमारे पास में क्या पाया जाता है? सिस्टम पाया जाता है ब्लड ग्रुप का। समझ रहे हो बात को? अब डिपेंडेबल ये होता है कि हमें जांच कैसे की जाएगी। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं, प्रैक्टिकली समझाता हूं, सामान तो नहीं है लेकिन बड़ा समझा देते हैं। एक स्लाइड है अपने पास में,
एक स्लाइड है अपने पास में, और ब्लड ग्रुप हमारे पास में इंडिकेटर जो होते हैं 3 होते हैं। एक हमारे पास में ए का होता है, एक बी का होता है, एक प्लस और माइनस का होता है। एक किसका होता है? प्लस माइनस का होता है। और यही प्लस माइनस जो होता है ना, ये हमारे पास में ओ को भी क्या करता है? इंडिकेट करता है। अब हमने क्या किया, किसी का भी ब्लड निकाला, जैसे मैंने मेरा ब्लड निकाला, ब्लड की बूंद ली और बूंद लेकर के मैंने स्लाइड पे डाल दी। ये एक ड्रॉप इधर डाल दी, एक ड्रॉप इधर डाल दी और एक ड्रॉप इधर डाल दी। क्लियर बात है? अब समझो इस बात को। अच्छा, मैं ये भी बता देता हूं कौन कौन सी बूंदे होती है इसके अंदर। बात करें तो अगर ए की बात करें तो ये ब्लू कलर का होता है, बी की बात करें तो ये पीले कलर का होता है, और अगर ओ की बात करें तो ये हमारे पास में व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, हमने डाल दी। अब ये तो थी हमारी ब्लड की बूंदे। अब इसके अंदर हमने ड्रॉपलेट डाल दी, यानी कि ए की बात डाल दी, बी की डाल दी और ओ की डाल दी। अब जब हम इनको वो करते हैं, रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं, ऐसे रब करेंगे। अब रब करने के बाद में अगर किसी में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, अगर तीनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही अपने पास में, तो हम ओ बोल सकते हैं। कौन सा बोलेंगे? ओ बोलेंगे। और ओ भी कौन सा बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। अगर हमारे पास में दो में, यानी इन दो में प्रतिक्रिया नहीं हुई, केवल उसमें प्रतिक्रिया हो, तो ओ पॉजिटिव होगा। अब जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव है। अब मेरा कैसे पता चलेगा? मैंने इसमें ड्रॉपलेट डाली, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, खाली रहेगा ये। इसमें प्रतिक्रिया होगी, ये फट जाएगा, फट जाएगा तो अपने पास में बी तो साफ दिख रहा है, बी है अपने पास में। अच्छा, ये भी हमारे पास में क्या होगा बेटा? फट जाएगा, यानी क्लोट हो जाएगा, यहां पर बिखर जाएगा, यहाँ पे एगुलेशन हो जाएगा, और ये भी किसमें दिखाएगा? प्लस में दिखाएगा। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। तो ऐसे हम ब्लड ग्रुप की भी क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी ब्लड ग्रुप की। अब हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, आरएच कारक। क्या, कौन सा आता है? आरएच कारक आता है। अच्छा, आरएच कारक के बारे में बात करें तो दो वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे बेटा? दो वैज्ञानिक। एक तो था बेटा कोल लैंडस्टीनर, और एक था अपने पास में वीनर। कौन था? वीनर। दो वैज्ञानिक थे, कोल लैंडस्टीनर और वीनर। इन दोनों ने मिलकर के आरएच कारक पर काम किया, और इस आरएच कारक पर इन्होंने काम किया तो इन्होंने एक बंदर लिया, और वानर था रिसस वानर। कौन था? रिसस वानर। इन पर इन्होंने काम किया, और ये जो आरएच है ना, आर जो है वो रिसस को दर्शाता है। तो रिसस वानर पर इन्होंने खोज की और एक नए कारक की खोज की, उसे क्या हो उन्होंने? आरएच फैक्टर। क्या नाम दिया? आरएच फैक्टर। अच्छा, इन्होंने सिंपल सी बात कही, इन्होंने सिंपल सी बात की, अगर आरएच पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है वहां पर आरएच एंटीजन होगा, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर आरएच नेगेटिव की बात करें तो वहां पर आरएच एंटीजन जो क्या होगा? एब्सेंट होगा, वहां पर आरएच एंटीजन नहीं होगा। अच्छा, वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 83% जो है वो आरएच पॉजिटिव है। अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चले अपने पास में 17% अपने पास में आरएच नेगेटिव। वर्ल्ड के अंदर 83% क्या है? आरएच पॉजिटिव। और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आरएच नेगेटिव कितने? 17%। वही अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 93% क्या है? आरएच पॉजिटिव। और वही हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 7% कौन है? आरएच नेगेटिव। ये आरएच कारक का डाटा हो गया। अब इसको हम समझते हैं, अब हम इसको समझते हैं एक पॉइंट के माध्यम से। तो देखो, मैंने सबसे पहले कहा, सबसे पहले मैं ब्लड के आधार पर बात करता हूं। सपोज मेरे पास में कोई आरएच नेगेटिव का ब्लड है, या आरएच नेगेटिव का इंसान है अपने पास, ठीक है। अब ये जो आरएच नेगेटिव का, अगर आरएच नेगेटिव का जो लोग है, इसको मैंने ब्लड दे दिया आरएच पॉजिटिव का। क्या दे दिया? आरएच पॉजिटिव का दे दिया। इन्होंने सफलतापूर्वक ब्लड ले लिया, लेकिन अभी यहां पर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर बात है? प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहां अंदर ही अंदर कई सारे एंटीजन एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहली बार में इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोबारा से अगर हमें ब्लड देना है और हमने वापस से इस आरएच नेगेटिव वाले को आरएच पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया, वापस से चढ़ा दिया, तो यहां पर एगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एगुलेशन देखने को मिलेगा।
अब एगुलेशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पर पहले से एंटीजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इस वजह से वहां पर एगुलेशन प्रोसेस होगा, ब्लड क्लोट हो जाएगा, ब्लड आगे से पीछे नहीं हो पाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पहला रीजन। अच्छा, इसको दूसरे से समझते हैं, दूसरे से समझते हैं। एक कोई RH नेगेटिव हमारे पास फीमेल है, फीमेल है, और फीमेल का हमारे पास ओवम है, यानी अंडा है। अब मैं बात करूं, मेरे पास में RH पॉजिटिव का मेल है और मेल का अपने पास में क्या है बेटा? स्पर्म है। दोनों के बीच में मैथुन की क्रिया हुई, सेक्स हुआ दोनों के अंदर, और दोनों में सेक्स हुआ तो अंडे स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया अपने पास में, और जाइगोट आगे जाकर के भ्रूण में तब्दील हो गया और प्रेगनेंसी बन गई और प्रसव की क्रिया हो गई, बच्चा सफलतापूर्वक बाहर आ गया। लेकिन इनका जो प्रथम संतान है, इनकी जो प्रथम संतान है, ये बिल्कुल ठीक है, प्रथम संतान बिल्कुल ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन अगर सेकंड टाइम में वापस से ये RH पॉजिटिव का जो मेल है, RH पॉजिटिव का जो मेल है, इसका वापस से RH नेगेटिव फीमेल के पास में जाता है, तो वहां एगुलेशन होगा। क्योंकि जब पहले प्रथम संतान बनी तो बच्चे और मां के बीच में क्या हुआ? ब्लड का आदान प्रदान हो गया, उल्टा सुल्टा हो गया, और इसी वजह से वहां पर कई सारे एंटीजेंस हो गए, और अब जब एंटीबॉडी गई तो वहां पर एगुलेशन प्रोसेस या कई सारे क्लोट बनते हुए दिखाई देंगे, और बच्चे की यानी सेकंड जो बच्चा होगा उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आप मतलब पुराने लोगों में देखे तो जिनके एक ही बच्चा था, उनके बाद में अगर जो बच्चे हुए तो मर गए, गर्भ में मर गए या पैदा होते ही मर गए, उनके पीछे जो रीजन था वो यही था सबसे बड़ा, क्योंकि पहले ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होती थी और पता भी नहीं चलता था। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं, और जब ब्लड ग्रुप की जांच हो जाती है और माता और बेटा है, माता और बच्चा जो है उसका ब्लड ग्रुप अगर भिन्न भिन्न है, अपने पास में डिफरेंट है, तो उस दौरान एक टीका लगाया जाता है, उस दौरान एक टीका लगाया जाता है, और उस टीके को हम कहते हैं एंटी डी टीका। कौन सा टीका कहते हैं? एंटी डी टीका कहते हैं। और ये जो एंटी डी टीका जो होता है ना, ये अगले 72 घंटों में लगाना होता है, या मैं कहूं 72 ना, तो आप ये मान के चलो 48 से 72 घंटों के अंदर ये टीका लग जाना चाहिए। अगर ये 72 घंटों के अंतर्गत ये टीका लग गया तो वहां पर एगुलेशन प्रोसेस, एंटीजन बनना बंद हो जाएंगे, नहीं तो महिला के अंदर कई सारी एंटीजेंस बन जाएंगे, और इसी वजह से अगली बार जब वो संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग करेंगे या बच्चे का प्लान करेंगे तो उनका बच्चा मरा हुआ होगा या वो गर्भ में ही मर जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन होगा एगुलेशन। इसलिए डॉक्टर कौन सा टीका लगवाते हैं? एंटी डी का टीका लगवाते हैं, जिससे आने वाली जो संतान है वो बिल्कुल स्वस्थ हो। ये अब चलने लगे, पहले नहीं चलता था। पहले आपने देखा होगा बहुत से लोगों के एक ही बच्चा है, उसका कहीं ना कहीं रीजन यही होगा, अगर ब्लड ग्रुप जांच करवाओगे तो वो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि पहले इतना ध्यान नहीं देते थे। और आज भी अगर कई लोगों से आप पूछोगे ना आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उनको खुद को नहीं पता, रियलिटी खुद को नहीं पता। बड़े लोगों से पूछो आप, उनको ब्लड ग्रुप नहीं पता, लेकिन ब्लड ग्रुप होना जानना बहुत जरूरी है। और ब्लड ग्रुप जो है ना, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, क्योंकि यही हमारे जीवन के अंतर्गत हमारे परिवार वालों में किसको ब्लड देना है, किसको नहीं देना, इसकी जांच हमें जब देने की जरूरत होती है ना, उस समय जांच करवाने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं भाई हमारा ब्लड ग्रुप ये, दे सकते हो आप। दूसरी बात समझो, जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है ना, जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो इसे हम कहते हैं बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग कहते हैं। और इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग के अंदर ही एंटी डी का टीका लगाया जाता है। क्लियर बात है? ये हो गया RH फैक्टर। इसके अलावा एक MN फैक्टर भी होता है। जैसे मनुष्य के अंदर MN फैक्टर है, तो वो अगर किसी जानवर को अगर ब्लड चढ़ाओगे तो वहां पर रेगुलेशन की प्रोसेस होगी, वो मर जाएगी। तो एक फैक्टर ये भी होता है। तो इस प्रकार से हम RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप की बात कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपको नोट्स चाहिए या आपको पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जाकर के संपर्क कर सकते हो, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और जो फर्स्ट टाइम अपने पास में आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास में आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का बहुत अमूल्य पल है। आपकी मुस्कान देख करके कई लोग खुश हो सकते हैं, आपके परिवार वाले खुश होते हैं, चाहे आप अंदर से कितने भी टूटे हुए हो,
लेकिन बाहर वाले देख करके आपको खुश हो सकते हैं कि हाँ भाई जरूर कोई ना कोई बात है, इसको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल खुश है। तो आपकी खुशी कई लोगों के चेहरों पर खुशी ला सकती है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।